नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को लगा पहला झटका, मोहम्मद सिराज ने शफीक को भेजा पवेलियन। तेल अवीव में फिर दागे गए हमास की तरफ से रॉकेट, इजरायली वायुरक्षा ने हवा में ही मार गिराए। प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र में सेना के चीता हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। शुभमन गिल की हुई टीम में वापसी, पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं। चेन्नई पहुंची सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने की मुलाकात। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। गाजा से हमास आतंकवादियों के द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर किए गए निर्मम हमलों के बाद अपने घर लौटने के इच्छुक लोगों की वापसी की सुविधा के भारत ने गुरुवार को ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। इसके तहत अभी तक 2 फ्लाइटें तेल अवीव ले भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है, जिसके तहत आज एक विशेष उड़ान तेल अवीव से दिल्ली पहुंची, जिसमें 2 शिशुओं सहित 235 भारतीय नागरिक सवार थे। बता दें कि यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को पहली फ्लाइट 212 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ ही एसएसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार से पहले प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आने वाले त्योहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसपी को ब्रीफ किया है कि धर्मस्थलों पर अनावश्यक रूप से लगे लाउड स्पीकर उतार लिए गए थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पहले से लाउड स्पीकर लग गए। फिर से बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर के दोबारा लगाए जाने की सूचना भी मिल रही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की फॉलो करते हुए लाउड स्पीकर की ध्वनि को पहले की तरह नियंत्रित कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और लगातार शिकायत आती है तो डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी होगी। इजरायल हमास जंग के बीच भारत में मौजूद इजरायल के राजदूत नौर गिलोन ने भारत सरकार और भारत के लोगों की तरफ से मिले समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है। गिलोन ने एजेंसी के दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि उनके पास लगातार भारतीय नागरिकों के फोन आ रहे हैं। फोन पर लोग उन्हें कह रहे हैं कि वह इजरायल की तरफ से जंग लड़ना चाहते हैं। नौर गिलोन ने कहा कि इजरायल को दिए गए समर्थन के लिए भारतीय लीडरशिप और लोगों का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें जिस स्तर का समर्थन मिला है, उन्होंने सामने आकर निंदा करते हुए ट्वीट किया और इजरायल को समर्थन किया। हम उसे भूलेंगे नहीं। भारतीय लोगों का इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है कि हम उनके सपोर्ट से एक इजरायली सेना आईडीएफ बना सकते हैं। गिलोन ने आगे कहा कि उन्हें समर्थन के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर कई भारतीय व्यापारियों तक के फोन आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायली दूतावास का सोशल मीडिया अकाउंट देखिए। हर कोई मुझसे कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से इजरायल के लिए काम करना चाहता हूं, मैं वहां जाकर इजरायल के लिए लड़ना चाहता हूं। यह मजबूत समर्थन हमारे लिए अभूतपूर्व है। भारत और इजरायल की निकटता ऐसी है जिसे समझाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में महाराजगंज थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां जजमानपुर गांव में 22 साल की महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के अंदर ही दफना दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है, तो वहीं पुलिस ने शव को आरोपी के घर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही। जानकारी के अनुसार बता दें कि महाराजगंज के जजमानपुर गांव में अनीता नाम की महिला को उसके पति और ससुर ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद घर में ही शव को दफना दिया। बताते चले कि वहां से सभी लोग फरार हो गए। इस बारे में जब ग्रामीणों को पता चला तो सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची
पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर घर की तलाशी ली, जिसके बाद में कमरे को खुदवाकर पुलिस ने महिला के शव को बरामद किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका में जाफना के पास कांके संतुराई तक यात्री नौका सेवा की शुरुआत लोगों से उनके बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एक वास्तव में बड़ा कदम है। नौका सेवा के शुभारंभ पर जयशंकर ने कहा है कि कनेक्टिविटी, सहयोग और संपर्कों पर ध्यान देने के साथ भारत का अपने निकटतम देशों के लिए उदार और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भविष्य में हम ग्रिड कनेक्शन, पाइपलाइन और आर्थिक गलियारे पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से श्रीलंका में सभी को सम्मान और समान अधिकार के साथ रहने के लिए समर्थन दिया जाएगा। भारत द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए कोलंबो को संदेश देता रहा है। नौका सेवा जुलाई में दोनों देशों के नेताओं के द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई थी। वहीं जयशंकर ने कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच लोगों के बीच संपर्क के लिए यह वास्तव में एक बड़ा कदम है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मान्यता दी थी। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शनिवार को द्रमुक महिला अधिकार सम्मेलन में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंची। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि और टी.आर. बालू ने उनका स्वागत किया। तो वहीं शुक्रवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ ही बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को तत्काल लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी सत्र का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में कार्य करता है। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आईओसी सत्र में लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। बताते चले कि आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो वहीं भारत में आयोजित होने वाला 141वां आईओसी सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाने, दोस्ती, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए देश के समर्पण का प्रतीक है। यह खेल से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करता है। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ प्रमुख भारतीय खेल हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भीषण संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत पहली बार 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान शुक्रवार सुबह 7 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। शनिवार को 200 भारतीयों को लेकर एक और विमान की पहुंचने की उम्मीद है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव से आए इन भारतीयों के लिए भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें सही सलामत देखकर स्वजन की आंखों में खुशी से आंसू झलक पड़े और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। तो वहीं टर्मिनल 3 पर पहुंचे यात्रियों के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर स्वयं मौजूद थे। केरल के तिरूर के पास सीएनजी ऑटो रिक्शा के दुर्घटनाग्रस्त होने और आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि रात करीब 8:30 बजे इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर अभिलाष और उसके दोस्त शैजेश की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि ऑटो रिक्शा एक निजी बस से टकरा गया और आग लगने से पहले पलट गया। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया है कि उनके हस्तक्षेप करने से पहले ही सिलेंडर से लगी आग ने ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। युवा समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि आग के कारण स्थानीय लोग वाहन के पास नहीं जा पा रहे थे। बाद में अग्निशमन दल ने आग बुझाई और पुलिस ने शवों के पास को अस्पताल में पहुंचा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम एशिया में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने से तेजी से उभरते कई बाजार चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा कि तेल का दाम चिंता का कारण है। आईएएनएस की खबर के मुताबिक सीतारमण ने मोरक्को के शहर माराकेश में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान यह बात कही। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने कहा है
कि पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने के बाद तेल के दाम को लेकर फिर चिंताएं पैदा हो गई। कई देशों को इस बात की चिंता सता रही है कि तेल के दाम बढ़ने से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती। तो वहीं G20 समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री कैरिन केलर सचर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्ष 2024 की शुरुआत में भारत स्विस वित्तीय वार्ता का 5वां दौर आयोजित करने पर सहमत हुए। वित्त मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि इस वार्ता में वित्तीय प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा क्षेत्र और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के क्षेत्र में सहयोग के मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।